मैं वर्षा अनाहत इंटरव्यू सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। संगीत स्वरों की साधना है, नाद आराधना है। भारत की संस्कृति संगीत के बिना मानो अधूरी सी है। यहाँ माँ सरस्वती के वीणा से झनकृत स्वर हर संगीत साधक के स्वरों में गूंजते हुए हमें सुनाई देते हैं। और संगीत का सामर्थ्य ही यही है कि वह जीवन के अनगिनत पहलुओं से हमें अवगत कराता है। इसी शास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक व्यक्तित्व से आज हम बात करने वाले हैं, जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार हैं, साथ ही बहुआयामी व्यक्तित्व भी है, जिनके उंगलियों से माँ सरस्वती के स्वरों की गूंज हमें सुनाई देती है। हालांकि इनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगी। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए पुणे महाराष्ट्र से उपस्थित है संगीतकार और हारमोनियम वादक श्री तन्मय देवसके जी। तन्मय देवसके जी को विरासत में ही संगीत की शिक्षा अपने दादाजी श्री गोपाल राव देवसके एवं पिता श्री अभय देवसके जी से प्राप्त हुई। आगे आपने गांधर्व मंडल तथा पुणे यूनिवर्सिटी से एमए हारमोनियम की शिक्षा पंडित गुरु श्री प्रमोद मराठे जी के मार्गदर्शन में प्राप्त की और आपने उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित सुरेश तरोलकर, गुरु पंडित उल्लास कशाळकर, श्रीमती आरती अंकलीकर, पंडित योगेश समशी, उस्ताद रशीद खां, उस्ताद तौफीक कुरैशी, पंडित विजय घाटे, पंडित रामदास परसुले और श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती जी जैसे दिग्गज और प्रख्यात कलाकारों को हारमोनियम के लिए संगत की है। और अभी फिलहाल आप पुणे स्थित स्वरानुजा संस्था द्वारा संगीत प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे इनवाइट करते हैं तन्मय जी को। नमस्कार तन्मय जी, अनाहत इंटरव्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वर्षा जी। और आप जिस तरीके से आप अच्छी तरीके से आपकी साड़ी और ये सब वेल प्रिपेयर्ड है, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी आ रहा है अभी। चलिए देखते हैं क्या होता है। जी जी, बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ बैठना है, उनके साथ बातचीत करनी है, तो उतनी तहजीब तो हमें रखनी। आपने पहला यॉर्कर डाल दिया, अभी और भी मुश्किल हो गई। चलिए देखते हैं। तन्मय जी, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि आपको संगीत विरासत में ही मिला है, तो आपकी तालीम किस तरीके से शुरू हुई, आपका बचपन कैसे बीता? विरासत में डेफिनेटली संगीत मिला, पर क्लासिकल म्यूजिक नहीं था। वो हम कहते हैं फिल्मी गानों का हमारे घर में बहुत अभी भी है, क्योंकि उसको पसंद करते हैं बॉलीवुड। मैं भी करता हूँ अभी पसंद, पर हालांकि अभी मैं जो म्यूजिक कर रहा हूँ उसका उस म्यूजिक से उतना ताल्लुक नहीं था। वैसे तालीम मेरी नहीं हुई थी। मेरे बचपने में मेरे दादाजी ने ब्रास बैंड निकाला था उस जमाने में। उसमें सब आपको पता है कि बारात में जो ट्रम्पेट, क्लैरिनेट, वो सब बजाने वाले देहात से आर्टिस्ट आते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि सारेगामापधनिसा क्या है। वो जो गाने बजाते हैं उनको उसका नोटेशन भी नहीं पता होता है। पर ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना सोना भी होता था, क्योंकि मैं वहीं पे सो जाता था, उनकी रिहर्सल्स चलती थी। तो ऐसे हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पे एक संगीत की तालीम चलनी चाहिए, तो वो मेरे बचपन में हुई कि उनकी रिहर्सल्स चलती थी, तो वो गाने मैं भी बजाने लगता था। आज भी बहुत सारे गाने याद है, तब तक तो मुझे नोटेशन भी पता नहीं था। यानी वो किस्सा मैं आगे बताऊंगा कि उसका फायदा मुझे कैसे हुआ जब मैंने ललित कला केंद्र में एडमिशन ली। तब तक मुझे क्लासिकल म्यूजिक का इतना यानी उतना इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, और उतनी गति भी नहीं थी। तो इस तरीके से मेरे बचपन गुजरा। प्योर म्यूजिकल माहौल में ही था, यानी 24 घंटे कह सकते कि म्यूजिक ही था घर में। जब बचपन में बाकी के लोग ऐसे दूसरे खिलौने खेलते थे, मेरे दादाजी ने मेरे सामने हारमोनियम, कीबोर्ड, ड्रम्स, ढोलक, तबला ये घर में लाके रख दिया, तो मैं उसके साथ ही खेलता था। तो ऐसे नहीं हुआ कि ऐसे बैठ गए, हाँ चलो ये सीखो, ऐसे नहीं। वो मैं सुनते गया और उसी तरीके से सीखते गया। जी जी, लेकिन फिर भी जब विरासत में हमें संगीत या कोई कला मिलती है, तो घर के जो परिवार के लोग होते हैं उनकी हमसे कुछ अपेक्षाएं होती है। तो विरासत में जब हमें कुछ मिलता है, तो ये हमारे लिए आसान होता है या मुश्किल होता है? आसान भी होता है, आसान ही होता है मैं कहूँगा।
मुश्किल कब होता है जब आपके अगर घर में, जैसे मानो अभिषेक बच्चन कहें, रणबीर कपूर कहे, कि उनके घर में उनके पिताजी ऐसे मकाम पे थे कि उनको हमेशा उस कंपैरिजन में नापा देखा जाता है। और तो ये मुश्किल होती है, पर आसानी ऐसे होती है कि आपको बचपने से एक्सपोजर इतना ज्यादा मिलता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो बाकी लोगों को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कई साल, किसी किसी को कई जन्म भी लग सकते हैं। तो वो आर्टिस्ट के घर में या म्यूजिक के माहौल वाले घर में जन्म लेने के बाद वो आसानी डेफिनेटली हो जाती है। आपको एक्सपोजर, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत जल्दी बन सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में एक्सपोजर तो था, पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी भी जो कीबोर्ड बजाते हैं, अभी भी वो क्लैरिनेट बजाते हैं, और वो सब फिल्मी गाने बजाते हैं। उनको क्लासिकल का इतना हमारे घर में कभी भी नहीं था। आज थोड़ा थोड़ा बहुत है क्योंकि मैं बजाता हूँ इसलिए, पर वैसे नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि विरासत में मिलने के बाद आसानी और मुश्किल दोनों भी होती है, और उसको जो हैंडल अच्छी तरीके से करता है वही वो सस्टेन कर पाता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, जी, जी। तन्मय जी, आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंडित प्रमोद मराठे जी से प्राप्त की। आप अपने गुरुजनों के बारे में हमें कुछ बताइए और उनसे आपने क्या सीखा और किस तरीके से उसे जीवन में उतारा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे मैंने पूला देशपांडे जो बहुत बड़े राइटर है, यानी मराठी लोगों को तो बहुत पता है, पर जो हिंदी लोग अभी हमारे सुन रहे हैं, तो वो जरूर जाके देखिए पूला देशपांडे के बारे में, उनके स्पीचेस देखिए आप। तो वो कहते थे कि जीवन किसके, यानी हम कहते हैं ना कि हमारा जीवन जीवन कब होता है कि जब कोई आर्टिस्ट एक 60-70 साल का और बहुत कुछ काम किया है उसने अपने जीवन में, उनको कह सकते हैं हम उनका जीवन। मेरा तो अभी ये शुरुआत है, राइट? तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में, हाँ, मेरे जो जर्नी मैं कहूंगा अब तक का जर्नी, तो उसमें मैंने अभी जिक्र किया था कि एक अच्छा बहुत किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जो बचपने में मैं गाने बजाता था, मैं उसका एक स्मॉल डेमो देना चाहूंगा आपको। कि जब मैंने ललित कला केंद्र में एडमिशन ली, तब तक मुझे क्लासिकल म्यूजिक का कुछ भी पता नहीं था। मुझे सिर्फ 12th में, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड कहूंगा मैं, हमारे घर में म्यूजिक था, पर हमारे पिताजी की इच्छा नहीं थी कि मैं म्यूजिशियन बनूं, उनको मुझे इंजीनियर बनाना था। तो मैं कहूंगा मैं बदकिस्मती से पढ़ाई में भी अच्छा था, ऐसे मैं कहूंगा। क्योंकि क्या हुआ, हमारे इधर, मैं अहमदनगर से बिलोंग करता, तो छोटे गांव में ऐसे होता है कि इसको मार्क्स अच्छे मिल गए तो उसको साइंस में ही जाना है, ये तय है। यानी ऐसे कुछ नहीं कि पूना बॉम्बे में मैं देखता हूँ कि 90% होने के बाद भी वो आर्ट्स या कॉमर्स में जाते हैं, क्योंकि उनका रुझान वहां पे होता है। हमारे इधर ऐसे नहीं कि उसको अगर 80 से ज्यादा पढ़ गए तो उसको साइंस में ही जाना है। और मैं साइंस 10th के बाद मैंने साइंस किया, 11वीं, और 11वीं में मैंने बायोलॉजी लिया था। बायोलॉजी में वो डिसेक्शन करना पड़ता है, मैं हमेशा ये चीज बताता कि डिसेक्शन करते वक्त जो रैट का डिसेक्शन मैं कर रहा था, उस पॉइंट पे मुझे लगा कि ये मुझे करना नहीं है। तो मैं उस रैट को, यानी उस चूहे को, मैं हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा मेरी पूरी उम्र भर, कि उसने मुझे बताया कि ये तेरा काम नहीं है। तो मैंने फिर बगावत की घर में, काइंड ऑफ, कि मैंने कहा कि मुझे ये करना ही नहीं है, मैं भाग जाऊंगा घर से। तो फिर वो डर के मारे, नहीं तो फिर चलो यार, क्या करना है फिर तुम्हें? तो मुझे सिर्फ म्यूजिक करना था। तब ऐसे हुआ कि हम कहते हैं ना कि आप जिस चीज को दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात, तो काइंड ऑफ ऐसे हुआ कि मैंने उस दिन न्यूज़पेपर में एक एड देखी, उसमें ललित कला केंद्र की एड थी कि म्यूजिक में बीए एमए आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर वालों को चाहिए था कि नहीं, तुम्हें म्यूजिक करना है तो करो, पर एकेडमिक्स में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो ललित कला केंद्र से ऐसे हुआ कि म्यूजिक भी मैं कर पा सकता था उसमें, और एकेडमिक्स में भी डिग्री मिल जाए। पर उसकी एक ये थी कि उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम थी, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको कुछ क्लासिकल सुनाना था। अब मुझे तो क्लासिकल कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने पूरा फिल्मी गाने बजाए थे। तो मैं जब एंट्रेंस के लिए गया, तो वहां पे आज की जो जानी मानी गायिका है
आरती ताई, आरती अंकलीकर जी, हमारे गुरुजी प्रमोद मराठे जी, वो सब थे उस वक्त। सतीश आलेकर, आपको पता है ये सब ललित कला केंद्र के, तो वो सब थे वहां पे ऑडिशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ बजा के दिखाओ, तो मैंने शुरू किया। तो ये गाना मैं बजाता था ब्रास बैंड। तो ये मैंने बजाया, तो उन्होंने कहा ये राग कौन सा है? मैंने कहा ये फिल्म का नाम मैंने बताया उनको। मुझे पता नहीं ये राग वगैरह क्या है। तो इस तरीके से तो उनको लगा कि यार इसको म्यूजिक की पहचान तो है, पर ये क्लासिकल म्यूजिक में कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि उस वक्त 2 लोगों ने एडमिशन, यानी मेरा वेटिंग लिस्ट पे नंबर लगा, क्योंकि उतने ही एडमिशंस आए थे, 10 थे और 12 लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। तो उसमें से 2 लोगों ने बैकआउट कर लिया, उन्होंने एडमिशन नहीं ली, तो फिर मुझे मिली। अच्छा। अगर वो लोग लेते थे तो फिर मैं फिर से अहमदनगर में पढ़ा रहता। तो वो लोग भी बहुत, उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने एडमिशन कैंसिल की, उसकी वजह से मुझे ललित कला केंद्र में एडमिशन मिली। और उसके बाद वहां से मैं पंडित प्रमोद मराठे जी के पास गया। तो आपण मराठीत म्हणतो ना वाल्याचा वाल्मिकी, आता वाल्याचा वाल्मिकी तर नाही, वाल्मिकी मी म्हणणार नाही, पण वाल्याचं एक त्यांनी काहीतरी कुठेतरी बऱ्या लेवलला नेऊन ठेवलं, क्योंकि गांधर्व महाविद्यालय में मैं रहता था, वहां पे 24 घंटे म्यूजिक ही चलता था और क्लासिकल म्यूजिक चलता था। आपकी अगर इच्छा भी ना हो तो भी आपके कान पे वो बंदिशें पड़ती थी, कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, कहीं प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो ये जो एक्सपोजर मिला, मराठे सर हम कहते हैं, उनकी वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला म्यूजिक का। और वहां से फिर मेरा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जर्नी शुरू हुआ, जो आज तक कायम है। तो विद्यालय, गांधर्व विद्यालय और प्रमोद मराठे जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आपने काफी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। कैसा रहा आपका अनुभव इन लोगों के साथ स्टेज साझा करने का? यस, तो मैं हमेशा, यानी म्यूजिक की जो शिक्षा होती है वो गुरु के सामने होती है तालीम, पर उससे अलावा भी सहवास और श्रवण, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने लोगों का सहवास करते हो और उस सहवास में आप कैसे उनको परखते हो और वो वाइब्रेशंस आप कैसे कैच करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, जैसे मैंने कहा कि विद्यालय में बहुत आर्टिस्ट आते थे, तो फिर हम उनको लेने के लिए जाते थे, उनको होटल पे छोड़ते थे, उनके साथ बैठते थे, कहे आपको कुछ चाहिए नहीं, तो फिर ग्रीन रूम में वो कैसे बर्ताव करते थे, हमारे गुरुजी के साथ वो कैसे, तो तमीज जो चीज है वो म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो नेचुरली, यानी ऐसे कोई सिखाता नहीं है ये तमीज है, जैसे हमारे घर में भी बच्चे होते हैं कि उनको हम ऐसे नहीं सिखाते, वो हमें देखकर ही बड़े होते। तो आप में कैसे तमीज है वही वो बर्ताव करेंगे। तो फिर आप बड़े लोगों को कैसे उनका सहवास करते हो और उनको कैसे आप परखते हो, तो ये बहुत बड़ा रोल गांधर्व महाविद्यालय ने प्ले किया कि वहां पे जो आर्टिस्ट आते थे, उसके बाद मैं गुरुजी के साथ जाता था प्रोग्राम्स में, तो वो मैं ग्रीन रूम में कैसे आर्टिस्टों के साथ बोल रहे हैं, स्टेज पे वो कैसे, स्टेज प्रेजेंस कैसे है उनका है, वो बीच में अगर उनको बजाने का मौका मिले तो वो किस तरह से बजा रहे हैं। तो ये सब चीजें पहले मैंने गुरुजी के साथ जाके, वो दूसरे कोई प्रोग्राम्स में जाके वो सीखी। बाद में जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, तब मैं तालियों की पंडित सुरेश चौबेकर जी, उनसे भी मैंने सीखा, और पंडित उल्लास वशाळकर जी, ये 2 भी मेरे गुरुजन हैं। तो उनके साथ बहुत मैंने सहवास किया, अभी भी करता हूँ। वो किस्से सुनाते हैं कुछ, उससे हमें पता चलता है कि हाँ अच्छा ऐसे, और वो ऐसे आपको, हाँ चलो ये देखो ये किस्सा ऐसे, ये सीखना है, ऐसे नहीं, वो इतना इंटरेस्टिंग करके सुनाते हैं कि आपको वो बहुत याद रहता है और आप उसमें से कुछ सीख पाते। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी है, पंडित योगेश शमसी जी है, उस्ताद राशिद खान, जिनके साथ भी मैं, और सबसे बड़ा सीखना मुझे लगता है कि जर्नी में होता है
स्टेज से ज्यादा आपका सीखना जर्नी और ग्रीन रूम में होता है, क्योंकि वहां पे आपको कलाकार का असली रूप सामने आता है। वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से वो रहन सहन है उनका, म्यूजिक कैसे उनके दिमाग में चलता रहता है, और वो वाइब्रेशंस फिर हमारे अंदर आ जाती है। तो ये बड़े लोगों की जो ये खासियत है कि आप उनके सेवा से, हम जब कहते हैं ना कि ऑरा है, एक डिफरेंट ऑरा है, तो वो महसूस करने को मिलता है। तो इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ। जब भी मैं बजाता भी नहीं था इन लोगों के साथ, फिर भी मैं जाता था ग्रीन रूम में, बैठता था कि वो क्या, कैसे वो ग्रीन रूम में प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे हैं, अभी वो स्टेज पे जाने वाले हैं। तो और हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना अलग तरीका होता है, कोई आर्टिस्ट कुछ भी नहीं बोलते। जैसे किशोरी ताई, जब मैं उनके साथ थोड़ी देरी 2-3 बार ही बजाया, पर जब भी मैं था वहां पे, तो उन्होंने, वो क्या करती थी कि वो सब लोगों को बाहर निकाल देती थी, अकेली रूम में बैठी रहती थी, उनको अपने जोन में वो रहती। और अगर वही उस्ताद जाकिर हुसैन जी की बात करें, तो वो ग्रीन रूम में बहुत हंसी मजाक करते हैं, वो ऐसे सीरियस कभी नहीं होता है। वो कुछ चुटकुले सुनाएंगे आपको, हंसते रहेंगे, और फिर क्योंकि उनका कहना है कि स्टेज पे जाने के बाद वो इतना नेचुरल होना चाहिए कि जैसे हम अभी हंस रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वैसे ही स्टेज पे होना चाहिए। तो वो उनका नजरिया है देखने का। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ रह के बहुत सारा एक्सपोजर मिला है, और अभी भी ले रहा हूँ उसका मजा। और जब हम कहते हैं कि म्यूजिक में डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी का ही मजा है, तो वो अभी बात यानी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जर्नी का ही मजा भी आ रहा है ज्यादा। तन्मय जी, ऐसा वो कौन सा क्षण है जिसे आप जीवन भर अपने मन में संजोए रखना चाहेंगे और हमारे दर्शकों के साथ भी आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे क्षण हैं मुझे लगता है, क्योंकि जब भी आप अपने गुरुजनों के साथ होते हो, उनसे आपकी तालीम चल रही होती है, और बहुत बार ऐसा अभी अभी एहसास होता है कि हमारे गुरुजी जो तालियों के पंडित सुरेश सलूकर जी, वो हमेशा कहते हैं कि आपको गुरुजनों से सीखी हुई बातें समझने में कुछ दौर जाना पड़ता है बीच में। जी। तो अभी उन्होंने जो बातें बताई है, उसमें से कुछ बातें अभी समझ में आ रही है, और जी। जब वो पॉइंट आता है कि अच्छा उनको ये कहना था, हम्म। पर उस दौरान आपको बीच में वो लगातार वही चीज करते रहना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि तुम सिर्फ नोटेशन बजाते हो, जी। सुर नहीं बजते। यानी उनको क्या कहना था, अभी वो हम रियाज करते वक्त, यानी ये बजाता था बस। ये नगमा है, तो ये बजाता था, मैं सुर में बजाता था, लय में बजाता था। और वो कहते थे कि शब्द नहीं सुनाई देते, शब्द नहीं सुनाई देते। तो अभी वो पता चल रहा है कि उसका उसके शब्द है तो ये जब रियलाइज होता है आपको ना, वो जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत ही प्रेशियस होता है किसी भी कलाकार के लिए, जब उसे कुछ एहसास होता है अच्छा ये वो बात है। तो मेरे लिए बहुत यही प्रेशियस मोमेंट है। और बहुत सारे, जब मैं किसी भी बड़े आर्टिस्ट के साथ होता हूँ, सिर्फ नाम से बड़े नहीं, विद्या से बड़े, ख्याल से बड़े, तब भी वो भी मोमेंट जो होता है ना, वो जो बातें करते हैं, कुछ बंदिशें सिखाते हैं, सिर्फ सिखाते नहीं, उनका जो एंगल होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो यही, जैसे मैंने कहा आपसे कि जर्नी का जो मजा है, वो सबसे बड़ा है किसी भी चीज का, यानी डेस्टिनेशन से भी बड़ा मजा जर्नी में है। जी जी जी। वो भी एहसास हो रहा है। अच्छा तन्मय जी, संगीत की विधा में अनगिनत वाद्य है, गायन भी है, गायन के अनेक प्रकार है, फिर भी आपने हारमोनियम को ही क्यों चुना प्रोफेशन के लिए? मैं
अलग यानी दूसरी छोर से कहूंगा कि मैंने हारमोनियम को नहीं चुना, हारमोनियम ने मुझे चुना, वाह। ऐसे मैं कहूंगा। क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट, अगर आप ऐसे सोच के किसी भी प्रोफेशन को करेंगे तो आपको आप जिस मकाम को चाह रहे हैं उसको नहीं कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे मेरा कहना है हमेशा। क्योंकि ये चीज बहुत ही नेचुरली हुई है मेरे साथ। मैंने किसको चुना नहीं, क्योंकि मैं बचपने से हारमोनियम ही बजाता आ रहा हूँ, कीबोर्ड या हारमोनियम कह सकते हैं आप, की इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे कभी मन में ख्याल ही नहीं आया दूसरा कुछ, क्योंकि क्योंकि जैसे प्यार हो जाता है ना कभी, तो वो हम किसी तय करके प्यार नहीं कर सकते किसी से कि अभी नहीं मुझे इससे प्यार करना है, जी वो हो जाता है। जी। लव एट फर्स्ट साइट जैसे हम कहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी नहीं कुछ हुआ, कि मुझे लगता है कि ये कुछ कई जन्मों से चला आ रहा है, और वो पिछले क्योंकि जन्म बचपन से पिछले जन्म से ये आपसे जुड़ा था और बस आपके साथ ही चला आया इस जन्म में। राइट, क्योंकि मैं बचपन से बजाता ही आ रहा हूँ, ऐसे कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला। जी जी तो मैं कहूँगा कि हारमोनियम ने मुझे चुना है, ये सही मायने से हम कह सकते हैं जी। इस स्टेटमेंट। अच्छा, तन्मय जी, आपने भारत के रंगमंचों पर भी कला प्रस्तुति दी है और साथ ही विदेश के रंगमंचों पर भी आपने प्रस्तुति दी है। क्या फर्क होता है दोनों ऑडियंस में और किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं हमारे कला की ओर? राइट। तो जब हम अब्रॉड जाते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन ऑडियंस ही होता है। जी। पर जब स्पेशली हम यूरोप में जब जाते हैं, क्योंकि अब्रॉड में आप यूएसए जाओगे तो यूएसए में तो कई कई जगह पे आपको ऐसे लगा कि मिनी पुणे है वो, या मिनी बॉम्बे है, क्योंकि वहां पे आप सिग्नल पे भी रुकोगे तब सामने से कोई अरे कुठे चल रहा है, काय कसा है, ऐसे आपको सुनाई दे सकता है सैन होजे वगैरह एरिया में। इतने मराठी लोग हैं वहां पे, इतने बंगाली है। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% ऑडियंस हमारे यहाँ का ही आता है। जब इस यूरोप में जाते हैं तब वहां पे प्रथा ऐसी है कि पहले बार हमारे मेरे साथ ऐसे हुआ था कि हमने प्रोग्राम किया, हमें तो बहुत मजा आ रहा था, बीच में हम ऐसे बजा रहे थे। और इंडिया में आदत है कि बीच में बजाने के बाद आपको दाद मिलती है, तालियां बजती है, सब ऐसे आपको सराहते हैं। और वहां पे हम बजा रहे गा रहे तो फिर कुछ तालियां नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, उनको पसंद आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और उनको उनसे कनेक्ट होना यही आपका एक मेन टारगेट होता है। टारगेट होता है। तो वो अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा हम भी बेचैन हो रहे थे। पर वो पहला राग जैसे ही खत्म हुआ तब नहीं उन्होंने वो स्टैंडिंग ओवेशन दी, हमें लगा अरे प्रोग्राम खत्म हो गया ठीक है, पर नहीं, और उनको इतना पसंद आया था कि उन्होंने पहले राग में स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। तो फिर वो ऑर्गेनाइजर थे, वो आए और हमसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसी प्रथा है कि वो बीच में तालियां या कुछ ऐसे नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ऐसे करें तो आर्टिस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो लूज। तो उस तरीके से वो सोचते। तो ओपेरा और अगर वेस्टर्न क्लासिकल में भी आप देखें तो वो सब होने के बाद ही वो पूरा 5 मिनट तक तालियां बजाते, यानी जितना देर वो तालियां बजाते हैं उसका मतलब उतना उनको पसंद आया। अच्छा। तो ये पहला किस्सा मुझे बहुत अभी तक याद है, तब क्योंकि वो उनकी उस तरीके से वो सोच है। जी जी जी। अच्छा, तन्मय जी, आपने बड़े-बड़े आर्टिस्टों को साथ किया है, तो आपने जब उनके साथ स्टेज शेयर करना चाहा, तो किन बातों का आपने ध्यान रखा, किन बातों का आप ख्याल रखते हो कि परफॉर्मेंस आपका भी उभर के आए और जो आर्टिस्ट है, उन्हें भी इंटरप्ट ना हो आपके हारमोनियम की वजह से? तो ये किस तरीके से, किस नज़रिए से आप स्टेज शेयर करते हैं उनके साथ? ये चीजें जो है ना वो एक्सपीरियंस से ही आती है। ऐसे नहीं होता कि आपने बहुत सारी आईपीएल खेली हो, रणजी खेला हो, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप जब वनडे मैच फर्स्ट खेलोगे तो आप सेंचुरी मारोगे। ऐसे नहीं, आपको उसमें भी आपको एक 10-15 मैच का एक्सपीरियंस होने के बाद फिर जाके आप थोड़ा सा कैसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। तो ऐसे ही हुआ। और वो 10-15 मैच जो है वो खेलने के लिए आपको जो टीम मैनेजमेंट है का सपोर्ट चाहिए होता है कि वो 10-15 मैच वो देखे कि इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाने के लिए, क्योंकि नहीं बहुत बार ऐसे होता है कि 1-2 मैच अगर नहीं चले तो फिर वो आपको निकाल देते। पर कोई, तो मैं खुशनसीब इसलिए हूँ क्योंकि जो मेन आर्टिस्ट है, जो बड़े लोग आप जिनका
जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जो मेरी पहली गलतियां है उसको उस एंगल से देखा कि नहीं चलो ये नया नया है, उसको अभी भी नया ही हूँ, पर जब नया था पूरा तब उन्होंने वो जो गलतियां थी उसको उस तरीके से देखा कि चलो नहीं ये अभी सीख रहा है। और फिर तो उन्होंने मुझे वो मौके दिए वो सीखने, यानी स्टेज पे बहुत गलतियां अभी भी होती है पर वो अभी समझ में नहीं आती है लोगों को इतना ही है। वो मुझे समझ में आती है, पर पहले ऐसे होता था कि गलतियां होती थी तो वो ऐसे नहीं उन्होंने किया कि अरे ये गलतियां कर रहा है उसको अभी नहीं लेना चाहिए, तो वो फिर भी लेते रहे, मुझको सिखाते रहे और फिर मैं उससे ही सीखता गया। बहुत बार हमें पता चलता है कि अरे हाँ यहाँ पे अभी शांत बैठ, यहाँ पे बजाओ, क्योंकि एक एग्जाम्पल ऐसे है कि जो अभी संगत में ऐसे होता है कि आप जिनके साथ संगत करते हो उनका टेम्परामेंट भी आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हम किसी गाय के साथ संगत करते हो उनको बीच में बहुत सारा हारमोनियम का फिलर उनको एक्सपेक्टेड होता है, तो हम उसकी आदत हमें लग जाती है और 2-3 प्रोग्राम उनके साथ बजाने के बाद ऐसे कोई सिंगर के साथ आपको बजाने का मौका मिलता है कि जिनको सिर्फ बीच में हार्डली 10-1 मिनट के बाद बीच में कुछ आपको बजाना है। तो ये होने के बाद आपको वो टेम्परामेंट सीधा चेंज करना होता है, यानी अगर आप आईपीएल खेल रहे हो, आईपीएल के बाद तुरंत आपको टेस्ट में खेलना है तो आपको आने के बाद तुरंत 6 मारने का अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको पहले देखना है वो कैसे जा रहा है बॉल, वो क्या चल रहा है। तो ये टेम्परामेंट आपको ये एक्सपीरियंस से ही आता है, ये ऐसे एक रात में नहीं आता है। तो ये चल रहा है, ये प्रोसेस चालू है जी। अच्छा तन्मय जी, ऐसा है कि छोटे शहरों से और छोटे गांवों से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो संगीत में प्रोफेशन करना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते हैं कि शायद इसमें से हम कमा पाए नहीं कमा पाए, हम शहर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मोटिवेट रहे, इस फील्ड में उतरे और वो करियर करके संगीत को अपना प्रोफेशन चुने? मुझे लगता है संगीत का प्रोफेशन चुनने का सही एज जो है ना, प्रोफेशन में कह रहा हूँ, संगीत का आप उस किसी भी उम्र में कर सकते हैं, पर संगीत को अगर प्रोफेशन की लेवल पे लाना है आपको, तो आप 10th या उससे भी पहले अगर आप शुरू करें, और सबसे बड़ी एक बात मुझे ऐसे लगती है कि कुछ भी एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी ना हो, तो जो भी मिलता है आपको तो वो आपका बोनस ही है। इस तरीके से अगर आप सोचे तो आप बहुत लंबे जाओगे। अगर आप किसी सोच के साथ यहाँ पे आए हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये पाना है, तो आप ना म्यूजिक का मजा ले पाएंगे और ना उस शोहरत का मजा ले पाएंगे, क्योंकि वो अनएंडिंग है ये प्रोसेस। और अगर आप म्यूजिक का मजा ले पाए इस प्रोसेस में, तो फिर ये सब बाकी की चीजें बहुत मेरे मायने से बहुत मायाजाल म्हणतो ना आपण। तो उस तरीके से कि ये शोहरत और ये सब पैसा, ये सब मैं बाय प्रोडक्ट की तरह ही देखता हूँ। मुझे मेरा पहला उसूल ये है कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसका मजा आना चाहिए, दैट्स इट। तो ये लेके क्योंकि मेरे पास भी अभी बहुत सारे लड़के सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो मेरा एक ही कहना होता है कि आप गोल नहीं होना चाहिए शुरुआत में, बिल्कुल ही नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए, आपको खुद को अपग्रेड करना, दैट्स इट। यही अगर आप गोल लेके चलेंगे तो कुछ तो हो सकता है, बाकी नहीं तो। और ये मुझे लगता है कि पैसे मिल पाएंगे या नहीं, ये देखिए आप कौन सा भी फील्ड ले लीजिए, वहां पे ये सब है ही। ऐसे नहीं कि म्यूजिक है, अगर आप इंजीनियरिंग में भी देखें तो यानी एक साल में कितने इंजीनियर्स आप देख सकते हैं, गूगल पे है वो आंकड़ा, वो कई लाखों में है, और उसमें से कितने लोगों को नौकरियां मिल पाती है। सही बात। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, फिर भी प्रेशर से, पीयर प्रेशर होगा, घर वालों से प्रेशर होगा और वो इंजीनियर बन गए। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे पता है कि अच्छे पेंटर है, अच्छे राइटर है, पर वो अभी यूएसए में जाके इंजीनियरिंग का, यानी उन्होंने अलग ही इंजीनियरिंग की, वो 3 इडियट्स में है ना डायलॉग, कि पहले इंजीनियरिंग किया फिर एमबीए किया, अभी बैंक में जाके नौकरी कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त मुझे पता है कि इसका कुछ मतलब ही नहीं है, यानी पैसा मिल रहा है डेफिनेटली, पर यानी मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि जो मुझे मजा आता है वही मैं काम करता हूँ। अच्छा, नई पीढ़ी अभी जो
जो समय है वो काफी तेजी से बदल रहा है, दुनिया काफी तेजी से बदल रही है और हमारा जो संगीत है वो एक प्राचीन संगीत परंपरा से हमने लिया है और वो परंपरा चली आ रही है। तो इसके प्रति हमारी और नई पीढ़ी की क्या जिम्मेदारियां है, इसकी ओर आप किस तरीके से देखते हैं? जिम्मेदारियां यही है कि आप अच्छे गुरुजनों से सीखें, जी, अच्छे लोगों का सहवास करें। जी, आपको जितना अच्छा म्यूजिक का संस्कार होगा तभी जाके अच्छा म्यूजिक आगे जाएगा। जी, और मुझे एक एक ये भी लगता है, हमारे गुरुजी हमेशा कहता है कि अच्छे म्यूजिक को सरवाइव होने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो अच्छा म्यूजिक है इसलिए इतने सदियों से चलता आ रहा है, जी, अभी भी चल रहा है। जी। तो आपको सरवाइव अगर होना है अच्छी तरीके से, हम्म, तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से सीखिए, हम्म, क्योंकि जो इमीडिएट आपको कुछ मिलता है कभी, हम्म, तब वो इमीडिएटली नीचे भी जाता है। उसकी सस्टेनेंस पावर आप में आने के लिए आपको अच्छे लोगों से सीखना ही, यही उसका एक अल्टीमेट ये है। सिर्फ रियाज नहीं कहूंगा मैं, जी, क्योंकि आप रियाज कर रहे हो बहुत, हम्म, क्योंकि ऐसे भी लोग मैंने देखे कि गलत रियाज होने के कारण वो, उनका एक तो गला खराब हो गया, वो फिर गा ही नहीं पाए, या हाथ में कुछ ऐसी चीजें आ गई कि वो बजा ही नहीं पाए। इसलिए आपको सही गुरु होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सही गुरु आपको ये करता है कि अगर आपको, मैं अभी अहमदनगर का एग्जांपल हमेशा देता हूँ, अहमदनगर से आपको पूना की ओर जाना है, तो गुरु आपको यह करेगा कि आपको उस छोर पे, क्योंकि आप 120 की स्पीड से भी जाएंगे और जलगांव के रोड, तो आप पूना नहीं पहुंच पाओगे। आप मेहनत तो कर रहे हो, 120 स्पीड पे हो, पर आपको सही रास्ता तो दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे आओ, यहाँ से केड़गांव से राइट ले लो तो फिर आप पूना जाओगे। तो ये जो राइट दिखाना है, जी, जी, ये काम गुरु करता है। और हम्म, इसीलिए ये गुरु का होना बहुत जरूरी है। आप कितना भी रियाज करो, पर सही रियाज, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जी हमेशा कहते हैं, लोगों के पास लोग कहते हैं कि उन्होंने 8 घंटे 10 घंटे रियाज, वैसे नहीं करते थे वो 8 घंटे 10 घंटे, वो 3-4 घंटे ही रियाज करते थे, पर इतना सटीक रियाज होता था। हम्म, और आज भी वो जो करते हैं रियाज, कभी कभी वो फिल्म देख रहे हैं, कभी मैच देख रहे हैं और नीचे रियाज चालू है उनका। अच्छा, तो ऐसे भी होता है। तो ये जो स्मार्ट वर्क जो है, स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क होता ही है, ऐसे नहीं कि स्मार्ट वर्क यानी सिर्फ दिमाग चला है। रियाज तो जरूरी है, पर सही रियाज। और यही कहूंगा कि आज की नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वो अच्छे गुरुजनों के साथ सीखे, उनसे अच्छा एक्सपोजर ले, क्योंकि गुरु ही आपको बताएगा कि क्या सुने क्या नहीं, जी, वो उनका संस्कार ऐसे ही होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं वो जिम्मेदारी समझ के ही अभी सिखाता हूँ बहुत लोगों को, कि हमारी जिम्मेदारी यही कि अगर हम सिर्फ कहते रहेंगे कि म्यूजिक आगे जाना चाहिए, अच्छा म्यूजिक, तो हमारा दायित्व ये भी है कि हम अच्छा म्यूजिक सिखाए भी। जी, जब तक हम सिखाएंगे नहीं, तब तक ये कैसे आगे जाएगा। मैं अगर 100 लोगों को सिखाऊंगा तो वो 100 लोग आगे 500 लोगों को सिखाएंगे, तो इस तरीके से ही बढ़ता जाएगा, जैसे हमारे गुरुजनों ने किया। गुरु जी सुरेश दादा है, प्रमोद मराठी जी, उल्लास दादा, उन्होंने कितने शागिर्द बनाए, कितने लोगों तक ये म्यूजिक फैल रहा है। हम क्या करते हैं, हमारा कंपैरिजन पॉइंट जो है ना, वो बॉलीवुड से है, इसलिए हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कम चल रहा है, पर ऐसे नहीं, यहाँ पे बहुत लोग सीख रहे हैं। मैं कहता हूँ, अभी मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन, शिमला के पास बिलासपुर नाम का एक खेड़ा है, वहां से लोग सीख रहे हैं मुझसे, अरे वाह, केरला, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, आउट ऑफ इंडिया, वहां से ऐसे ऐसे देहातों से लोग सीख रहे हैं, तो वहां तक ये म्यूजिक जा रहा है। अभी बॉलीवुड की कंपैरिजन में ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, जी, यानी ये पहले भी ऐसे ही था। जी, हमें अब लगता है कि नहीं, पहले जमाने नहीं, पहले भी उसकी कंपैरिजन में ऐसे ही लगता था कि अरे ये म्यूजिक, क्योंकि वो क्लासेस के लिए, मासेस के लिए ऐसे कंपैरिजन है। पर मैं क्लास और मास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक में भी ऐसे काम किया है लोगों ने, जी, तो नहीं, पर कंपैरिजन में वो रहेगा, पर वो डेफिनेटली आगे जाने जाएगा, उसमें उतनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली। जी, जी। अच्छा तन्मय जी, हमने बातें बहुत कर ली, अभी थोड़ा सा आपकी उंगलियों का जादू हमें सुनना है, तो जाते जाते आप आपको जो पसंद है वो कुछ हमें सुना के जाइए। अच्छा, ओके, लेट्स ट्राई समथिंग। सो खत्म करने से पहले मैं
थैंक यू करना चाहूंगा वर्षा को। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद एक सवाल और है आपके लिए। और सवाल है, ओके ठीक है, फिर थैंक यू पीछे लेता हूँ, मैं बजाता हूँ फिर बाद में। जी। थोड़ा हारमोनियम दिखे तो लोगों को लगेगा, नहीं तो उनको लगेगा कुछ कैसेट वगैरह लगाइए, इसलिए मैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं कोई। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, जाते जाते जो लास्ट वाला सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आर्टिस्ट के तौर पे आप जीवन के और किस नजरिए से देखते हैं? जीवन की ओर आर्टिस्ट के तौर पे तो नहीं देखता हूँ, पर एक आदमी होने के तौर पे, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोगों को बहुत ऊपर रख देते हैं, ऐसे मुझे बहुत लगता है। आर्टिस्ट पहले आदमी ही होता है जी और उसको आदमी जैसे ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिस्ट स्टेज पे होता है सिर्फ। जी स्टेज से उतरने के बाद वो एक आम इंसान ही है, और अगर वो स्टेज पे भी आम इंसान की तरह रहे अंदर से, तभी जाके उसकी जो कला प्रस्तुति है ना, वो उस लेवल पे जाती है। क्योंकि जो सब बड़े लोग जो है, जिनके हम नाम ले रहे हैं, वो पंडित भीमसेन जी है, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये सब लोग, जब आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उस्ताद जाकिर हुसैन से आप अगर मिलेंगे तो वो इतना आपसे, यानी आपसी आपसे बहुत करीबी दोस्ती ऐसे ही आपसे बातें करेंगे, तो ऐसे उनको कुछ रहता ही नहीं है कि हाँ मैं उस्ताद जाकिर हुसैन हूँ। और सब बड़े आर्टिस्ट, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है मुझ पे, कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट देखे, वो इतने सीधे साधे इंसान है। सीधे साधे नहीं कहूंगा, और वो उनको, उनकी जो कला की लेवल है ना, वो उनके रहन सहन में कभी भी नहीं छूटी। हम कहते हैं मराठी में, हिंदी में उसका उथल पाण्याला कळकळाट फार, जब कहते हैं कि जो कोई आर्टिस्ट आधा अधूरा सीखा होता है ना, तभी उसके दिमाग में वो जाता है। वो अगर डीपली उसमें जा रहा है ना, तब उसको पता चलता है कि अरे भाई बहुत है, बहुत कुछ है। और ये जो रियलाइजेशन है, वो आपको
शांत कर देता कि ये एक जन्म की बात नहीं है, तो फिर वो आप शांत हो जाते हो। नहीं तो फिर आप उसी में रह के, फिर हम कहते हैं ना, बहुत आर्टिस्टों को घमंड और सब बाकी की चीजें छू जाती है। तो हाँ, यही है। तो सब जाके वही पे आता है, सहवास। आप किन लोगों का सहवास कर रहे हो, और ये सब लोगों के सहवास करने के बाद आपको ये चीजें छू ही नहीं सकती है, ऐसे मेरा हमेशा कहना है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। जी, आप बहुत खुशकिस्मत है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर माँ सरस्वती की काफी कृपा है, और मैं चाहूंगी कि आपके बारे में और आपका नाम हमें सुनने को मिले, और आपके बारे में अच्छी-अच्छी बातें हमें सुनने को मिले, यही आशा करती हूँ। और आपने जो बहुमूल्य आपका वक्त हमें दिया है और इतनी प्यारी-प्यारी बातचीत हमसे की, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा आर्टिस्ट हैं, उनको जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। बाय द वे, मैं भी छोटा ही हूँ। मैं ज्यादा बड़ा लगूं इसलिए मैंने थोड़ा सा ये किया है अभी, क्योंकि नहीं तो मैं भी छोटा हूँ। मेरी उम्र मैं बताऊँ क्या, मैं अभी सिर्फ 34 ईयर्स का हूँ, तो मैं भी बच्चा ही हूँ। मैं सिर्फ एज अ बड़ा भाई कह सकते हैं। तो हाँ, उसी तरीके से मैं कुछ सलाह सलाह तो नहीं कहूंगा, पर मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिस तरीके से किसी के एक्सपीरियंस सुनने के बाद ऐसा ऐसा लगता है कि अरे ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी चीज है। कि नहीं तो कभी कभी ऐसे लगता है अरे बाप रे ये बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको आसानी, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक की तरफ इसी तरीके से देखा जाता है, वाओ वाओ, अरे नहीं यार बहुत वो मुश्किल है, हमें कैसे आएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने खुद मेरी 12th के बाद क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया, यानी ट्रेडिशनल जो तालीम है, और 12th के बाद शुरू करने के बाद भी मैं कुछ हासिल कर पाया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आप कितनी लगन से उसको करते हैं, और आप कुछ भी विदाउट गोल्स कैसे उसको देखते हैं, यही बात है सिर्फ। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वर्षा जी को कि आपने आपके इस इंटरव्यू में मुझे बुलाया, मुझे मेरे जो थॉट्स है आपसे शेयर करने का मौका दिया। तो ये थे तन्मय देवसके जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे साथ बातचीत की और हमें गाइडेंस किया कि किस तरीके से बच्चों ने संगीत में करियर करना चाहिए। सिर्फ गोल ओरिएंटेड एक विचार प्रणाली रख के हमने काम नहीं करना है, बल्कि अपनी कला से प्यार करना है, उसके प्रति पूरा हमारा समर्पण हमें देना है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ एक अगले नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।